ओके ग्रेट। सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम यानी कि ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मुझे जानना है कितने लोग यहाँ पे नए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एंड फर्स्ट टाइम जान रहे हैं या फिर आगे जानना चाहते हैं। तो गिव मी अ यस, न्यू और ओल्ड आप लिख सकते हैं या यस और नो लिख सकते हैं। सो दैट हम जाने आपके बारे में, ताकि क्लास अकॉर्डिंगली हम लोग कंडक्ट कर सके, क्लास के बारे में कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली हम आप सभी के साथ शेयर कर सके। ठीक है। एंड चलिए आज की क्लास में हम जब बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो बहुत जरूरी होते हैं, हमारे हाउसेस के बारे में, हमारे प्लैनेट्स के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास रखेंगे ताकि बेस सभी का क्लियर हो। बेस क्लियर होगा तो आगे बढ़ना सभी के लिए बहुत आसान हो जाता है। एंड आज की ही क्लास में हम आपके साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके लिए व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे और बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाले हैं। एंड यस, वन मोर थिंग एवरीबडी, आई होप आप सभी लोग रेकी के भी फ्री बैच में आ रहे हैं, बिकॉज लेवल 1 एंड लेवल 2 इज गोइंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट 7 PM डेली। तो सेम जूम लिंक्स है, वहां पे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, तो सो फॉर टुडे लेट अस मीट योर मेंटर एस्ट्रोलॉजर वास्तुशास्त्र डॉक्टर भावना बाहेती मैम। एंड you all know ma'am from many of your classes, remedial astrology, gemstone astrology, marriage astrology and what not, right? आप सभी लोग मैम को बखूबी जानते हैं। मैम का एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड इज फॉर मोर देन 2 decades, यस 20 years से मैम एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में वर्क कर रही हैं। एंड सिर्फ टीचिंग ही नहीं, उसके अलावा कंसल्टेंसीज में भी शी हैज अ वेरी गुड कमांड। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने कंसल्टेंसीज करी हैं, अपनी कुंडली दिखाई है, उन्होंने मुझे बाद में फीडबैक्स भी दिए हैं कि जो मैम ने बताया एग्जैक्टली वही चीज हुई और उनके रेमेडीज से सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट भावना मैम। भावना मैम ने सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही नहीं, बट फ्रॉम बिजनेस टाइकून लाइक अजीम प्रेम जी सर एंड सेलिब्रिटीज लाइक गोविंदा सर, उनके लिए भी कंसल्टेंसीज की हैं। सो शी हैज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड आज अभी आप लोग ये क्लास में देख ही लेंगे। सो लेट अस ऑल वेलकम डॉक्टर भावना बाहेती मैम एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। थैंक यू प्राची जी। वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझते हैं। तो हम अपने सेशन को जो है थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग का जो है पेशेंस रखिएगा। जिनके भी जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से नोट डाउन करके रखिएगा। लास्ट में आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जानना है कि क्या आप लोग कोई भी मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं? थम्स अप करके बता सकते हैं कि कोई भी, नॉट एस्ट्रोलॉजी, कोई भी वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से या किसी भी एस्ट्रो कोई भी मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं आप लोग। देखिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जैसा हम सिखाते हैं वैसा आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आपके माइंड में फीड कर रहे हैं। और अदरवाइज अगर आप कोई मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप उसको लिंकअप करके आप अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मॉडलिटी ले जाइए वो प्लैनेट से कहीं ना कहीं से लिंक है ही है। तो हमें प्लैनेट को जब तक हम नहीं समझेंगे हम कोई भी मॉडलिटी में अंदर नहीं जा सकते हैं। और हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि आपको रटना नहीं है। आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो ऐसा मिथ है ना कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ऊपर से निकल जाएगी, इसको समझना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आप प्लैनेट्स के संग फ्रेंडशिप कर लेते हैं, उनकी करेक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, वो प्लैनेट्स अपने आप ही खुद ब खुद ही आपको अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो इतना अटैचमेंट होने के लिए प्लैनेट्स को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे कि कौन से प्लैनेट कैसे होता है। हो सकता है आपको उसके बारे में नॉलेज हो और हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों को उसके बारे में पता चले। बहुत बार ऐसा होता है आपको पता होता है पर आपने कभी उस चीज के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। बेसिक एस्ट्रोलॉजी खाली प्रिडिक्शन की विद्या नहीं है, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है। आपको जीना सिखाती है कि आपको किस तरीके से जीना चाहिए
आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, आपका यहाँ पे आने का मकसद क्या है, आप इसी ही घर पे क्यों आए हैं, कोई और घर में आपने जन्म क्यों नहीं लिया। इन सब के पीछे कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर तो है ही है, उसको समझना हमें पड़ेगा। उसके बाद अभी हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हम वही गलती तो दोबारा नहीं दोहरा रहे हैं, हमारी लाइफ क्या वही पैटर्न पे चल रही है जिस पैटर्न से हम छोड़कर आए थे। तो इन सब बातों को समझना बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। और अगर हम इन बातों को समझ जाते हैं, हमारी लाइफ की आधे से ज़्यादा इश्यूज वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और जब हम इस लाइन में और आगे बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली हम प्रिडिक्शंस लाइन में आते जाएंगे। अब क्या खाली प्रिडिक्शन किसी को बता देना ये एस्ट्रोलॉजी का मोटो है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी का ये मोटो बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को उसका भविष्य बताएं और अगर कुछ खराब है तो उसको और दुखी कर दें। ये एस्ट्रोलॉजी का मोटो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मोटो है कि इंसान ने अगर जन्म लिया है तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए अपनी भूल का, क्योंकि सिर्फ मानव योनि ही ऐसी योनि है जिसको प्रायश्चित का अधिकार मिला गया है। और कोई भी योनि को ये अधिकार नहीं है। बाकी सारी जो योनियां हैं वो भोग योनि है, यानी उनमें आपको अधिकार नहीं है कि आप प्रायश्चित करें। आपने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको योनि मिली, आपको भोगना पड़ेगा। बट मानव जो योनि जो है सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है, इसमें प्रायश्चित का अधिकार है आपको। और आप इसमें जन्म लेके अपने आने वाले जन्मों को भी सुधार सकते हैं। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी हमको इस विद्या से सबसे ज्यादा जोड़ता है और यही इस विद्या का सार है। हमारे जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो है ये है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जिसके आधार पर एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस कर कर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन पे बहुत मेहनत की है। तो हमारे पास तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं एज इट इज पहुंच गए हैं, हमें तो उन्हें समझना है, हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, हमारे पास वो प्रिंसिपल्स आ गए हैं, हमको वो समझने हैं और अप्लाई करने हैं। पर किस तरीके से कैसे अप्लाई करने हैं, देखो, हर एक आदमी की अपनी एक अलग कुंडली होती है। करोड़ों लोग हैं, तो आप क्या उनको याद कर सकते हैं? कभी भी याद नहीं कर सकते हैं। यानी आपको लॉजिक समझने पड़ेंगे कि कौन सी कुंडली में क्या लॉजिक लग रहा है और उनका क्या, उनकी कुंडली उनको बताना चाह रही है। तो ये लॉजिकल तरीके से समझना एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजी को समझने की कला है। खाली याद कर लेंगे आप कुछ कुछ प्रिंसिपल्स तो आप कभी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे। और उन प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट अपने आप प्लैनेट्स के अंदर आ जाएगा। आप प्लैनेट्स को जितना ज्यादा समझेंगे, प्लैनेट आपसे उतनी ही क्लियर बातें करेंगे। ठीक है, तो ज्योतिष जो है इसको हम लोगों ने बोला गया है ज्योतिष, यानी ईश्वर की ज्योति। ये ज्योतिष विद्या जो है ये ईश्वर की आंखों के समान है, जो बियॉन्ड देख सकती हैं, जो आप हम नहीं देख सकते, ज्योतिष उनको देख सकता है, क्योंकि ये ज्योति जो है ईश्वर की ज्योति है। तो ज्योतिष विद्या जो बियॉन्ड देख सके उसी को कहा गया है ज्योतिष। जैसे हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हमको जहां से मिल रहे हैं, ज्योतिष वहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये सारे के सारे 5 एलिमेंट्स हमको अलग अलग प्लैनेट से मिल रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा ये आप देखते ही हैं, क्योंकि ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत इजीली है, तो आप इनको समझ पाते हैं कि सूर्य जो है बहुत गर्मी दे रहा है, गर्म प्लैनेट है, इसके आप समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उनको देख पा रहे हैं। चंद्रमा ठंडा है, शीतल है, आप इसको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए समझ पा रहे हैं। पर बाकी जो सारे प्लैनेट हैं वो भी अपना अपना एक तत्व लेके रखे हैं, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिससे मानव की उत्पत्ति हुई। मानव में 5 एलिमेंट्स की प्रधानता है। अगर कोई भी
एलिमेंट हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारे शरीर में, हमारे नेचर में उस चीज की कमी आ जाती है, या फिर इम्बैलेंस होने से जो जो इश्यूज होते हैं वो आ जाते हैं। तो अब समझते हैं, जैसे मैंने बताया, सूर्य क्या है? इसको ऐसे तो हम समझ लिया, बट सूर्य जो है इसे आत्मा कहा गया है। यानी हमारी सूर्य जो है आत्मा का कारक है। हमारी जो आत्मा है अजर है, अमर है। तो सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। जहां पे हमारा मन लगता है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है। ठीक है। अब बचे 5 प्लैनेट। वो 5 प्लैनेट हमारे 5 तत्वों को साथ में रखते हैं। यानी मंगल जो है ये एक फायरी एलिमेंट को रखता है, यानी अग्नि तत्व से संबंधित है। अगर आपका मंगल इम्बैलेंस है, यानी आपने जब जन्म लिया तब उसकी जो रेज है आपके साथ में बैलेंस तरीके तक नहीं पहुंची थी, तब आपका मंगल इम्बैलेंस हो गया। तो मंगल इम्बैलेंस होने से क्या है, आपके अंदर अग्नि तत्व इम्बैलेंस हुआ। आप में गुस्सा जो है बहुत ज्यादा है, या फिर कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर मंगल की रेस बिल्कुल भी नहीं पहुंची, तो आप में जोश की बहुत कमी आ गई। ठीक है। यानी कहने का मतलब है मंगल के एलिमेंट्स आपके अंदर इम्बैलेंस होंगे, क्योंकि मंगल फायरी एलिमेंट है। बुध। बुध क्या है? बुध पृथ्वी तत्व रखता है, यानी आपको धरती से जोड़ के रखता है। बुध बुद्धि का कारक है। तो अगर आपके पास बुध की रेज नहीं आई तो आपके पास ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है। गुरु क्या है? आकाश तत्व से जोड़ के रखता है। यानी आकाश तत्व के जो एलिमेंट्स हमारी पृथ्वी पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं बृहस्पति प्लैनेट यानी जुपिटर प्लैनेट से। शुक्र हमको कौन सा तत्व दे रहे हैं? शुक्र हमको दे रहे हैं जल तत्व। यानी हमारे पास जो जल तत्व के एलिमेंट आ रहे हैं वो शुक्र से आ रहे हैं। शनि से आ रहे हैं हमारे पास वायु के एलिमेंट्स। यानी हमारे शरीर में जो भी 5 तत्व हैं उनमें वायु का एलिमेंट कौन प्रदान कर रहा है हमको? शनि प्रदान कर रहा है। ठीक है। तो ये 5 तत्व जो हैं ये हमको 5 प्लैनेट से मिल मिल रहे हैं। पर अभी हमारे पास 2 और प्लैनेट भी हैं, वो है राहु और केतु। तो ये राहु और केतु क्या काम करते हैं? राहु और केतु को ऐसा देखा जाए तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनके बिना अस्तित्व के प्लैनेट हैं। पर लेकिन फिर भी इनका रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि राहु जो है हमारा प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिसके कारण आपको ये जन्म मिला है, वो होता है राहु। तो राहु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को कंट्रोल करता है, उन्हीं के कारण हमें इस जन्म में कहाँ जन्म लेना है, जो हमारी मेजर एक्टिविटीज है ना वो डिसाइड होती हैं। इसे कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। और वो कौन होल्ड करके रखता है? राहु होल्ड करके रखता है। और दूसरा प्लैनेट कौन बचा? केतु। केतु जो है हमारा अगला जन्म है, यानी नेक्स्ट आने वाला जन्म है। इसलिए केतु को मोक्ष का कारक बोला गया है। यानी आप केतु क्या दे सकता है? मोक्ष देख सकता है, कि आपका अगला जन्म होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो उसमें आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसा जन्म होगा, नेक्स्ट जन्म की जितनी भी बातें हैं वो है केतु के पास। इसलिए राहु और केतु से बहुत डरा जाता है, और खासकर राहु से, क्योंकि राहु जो है आपके पहले के सारे कर्मों का लेखा जोखा आपकी कुंडली में लेके आया हुआ है, जिसको आप चाहें तो भी चेंज नहीं कर सकते हैं। पर यस, प्रायश्चित करके उनको मैनेज कर सकते हैं। आप लोग जितने भी हैं इस मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं, तो प्लैनेट्स के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। पर मैं 20 इयर्स से प्लस है, लगभग 24 इयर्स हो चुके हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी के अंदर आए हुए। जब हम कंसल्टेंसी करते हैं ना, जब हम किसी के बारे में ना सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, तब हमको आधे से ज्यादा केस में मालूम होता है कि इनको राहु की दशा चल रही होगी। क्योंकि 50% जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो राहु के कारण प्रॉब्लम में होते हैं, और वो हमारे पास आते हैं, उनको जो परेशानी चल रही होती है वो राहु के कारण चल रही होती है। क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म उनके सामने आ रहे होते हैं। वो नहीं चाहकर भी उनको वो प्रॉब्लम्स सामने दिख रही होती है, जिनको वो चाहकर भी चेंज नहीं कर पा रहे होते हैं। वहां पे ये हमारी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि
बहुत अच्छी रेमेडीज हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब हम प्लैनेट को समझते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि किस तरीके से हमें प्लैनेट्स को कंट्रोल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी में जो 5 तत्व आ रहे हैं वो हमारे पांचों प्लैनेट से आ रहे हैं। सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, राहु और केतु हमारे पूर्व जन्म और अगले जन्म है। तो ये ज्योतिष की एक मेजर चीज है। और 3 मेन कर्मों के आधार पर ज्योतिष जुड़ा हुआ है, यानी आपके संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ठीक है, आपका आपका कंट्रोल है आपके जन्म पे कि आप कहाँ पैदा होंगे, आप किसके घर पैदा होंगे, आप अमीर घर में पैदा होंगे, गरीब घर में पैदा होंगे, आप स्वस्थ होंगे या आप वो अस्वस्थ होंगे, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कंट्रोल कर सकते। ये कंट्रोलिंग कहाँ से चल रही है? कोई और पावर जो है कंट्रोल कर रही है, और ये कंट्रोलिंग पावर का नाम है आपके कर्म। ठीक है, तो एक संचित कर्म होते हैं, यानी एक बिग बैंक बैलेंस। बिग बैंक बैलेंस पैसों का नहीं, आपके कर्मों का, जो आपका एक खाता जुड़ा हुआ है। आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, आपकी बॉडी के अंदर एक हार्ट के पास, आत्मा नहीं, आत्मा के पास एक चिप लगी हुई होती है, जिसे कहा जाता है आत्मा राम। ठीक है, ये चिप लगी जो होती है ना, ये आपके जो आपने जन्म लिया ना तब से शुरू होती है। ये भगवान जो है चिप डाल के भेजते हैं और चित्रगुप्त को इसकी चाबी दे देते हैं। ये एंट्री होती जाती है, जो जो आप कर्म करते जा रहे हैं इसके अंदर लिखे जा रहे हैं। अब ये चिप तो है आपके अंदर, है ना, तो ये आपके अंदर की भावनाओं को भी समझती है। अगर आप अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है सामने वाले को पता नहीं चल रहा, हम अंदर कुछ और है सामने कुछ और दिखा रहे हैं, बट अंदर का आत्मा राम वो उसी भाव को लिख रहा है जो अंदर चल रहा है। यानी अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो चिप जो है वो आपके कंट्रोल से नहीं लिखी जाएगी। वो बाय डिफॉल्ट चित्रगुप्त के पास उसकी की है, वो उसी के कंट्रोल से जो आप करेंगे वो उसमें लिखती भी जाएगी। और जब आप मर जाते हैं तो ये आपकी आत्मा के साथ वो आत्माराम की चिप भी निकल के सीधा चित्रगुप्त के कंप्यूटर में जाती है, जिससे आपका लेखा जोखा समझ में आता है कि आपने क्या किया है पूरी लाइफ में। और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका बैलेंस चल रहा है वो ऐड होगा कि माइनस होगा, वो चिप में अपने आप बाय डिफॉल्ट ऐड और माइनस हो जाता है। तो ये होते हैं आपके संचित कर्म, बिग संचित कर्म, जो आप बहुत टाइम से, बहुत जन्मों से ऐड कर रहे हो। प्लस में ऐड कर रहे हो कि माइनस में ऐड कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसमें से एक ब्लॉक निकलता है जिसे कहा जाता है हमारा प्रारब्ध कर्म, क्योंकि सारे के सारे संचित कर्म आप एक जन्म में नहीं भोग सकते हो। तो उसमें से एक ब्लॉक निकला प्रारब्ध कर्म का, जिसने डिसाइड किया, इसने ये कर्म किए थे, जब ग्रहों की ये स्थिति होगी तब इसको उस समय पे पृथ्वी पे छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वो आप प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग वो डेट, टाइम और प्लेस डिसाइड होता है कि इस मानव को इस टाइम पे जन्म लेना है और ये चीजें मेजरली भोगनी है। आपके माता पिता डिसाइड हो जाते हैं, आपका बैंक बैलेंस डिसाइड हो जाता है, आप कैसे होंगे स्ट्रक्चर वाइज वो डिसाइड हो जाता है। जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है वो प्रारब्ध कर्म आपका डिसाइड कर देता है सारा। ठीक है, मेजर एक्टिविटीज आपकी प्रारब्ध कर्म से, आपकी जन्म कुंडली जो बनती है वो प्रारब्ध कर्म का ही एक कहा जाए तो पिक्चर है, वो आपकी आ जाती है आपके पास। अब तीसरा सबसे मेजर कर्म है आपके क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म जो होते हैं, ये क्रियमान कर्म जो होते हैं इसके लिए हम टोटल लिबरल हैं, क्योंकि मानव योनि है, इस पे कोई किसी का इतना ना कंट्रोल नहीं है। ये लिबरल है, हमारी आत्मा जब आती है हमारे अंदर हम लिबरल है। अब ये क्रियमान कर्म आप कैसे कर्म करते हैं इस पे डिपेंड करता है। इसके लिए आप टोटल लिबरल है, इसीलिए बोला जाता है अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छे संस्कार लीजिए, अच्छे घर में होते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट अच्छी चीजें मिलती हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो अब जब आपको पता चल जाए कि जो भी कर्म कर रहे हैं आपके सारी बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट लिखे जा रहे हैं, तो फर्स्ट ये जब नॉलेज आ जाती है बेसिक एस्ट्रोलॉजी से, तब हम ये काम करने से अपने आप ही घबरा जाते हैं, चाहे डर से चाहे किसी भी चीज से, बट हमको ये पता चल गया कि ऐसा होगा हमारे साथ,
तो एक बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर ईमानदारी, ऑनेस्टी प्रवेश कर जाती है, क्योंकि हमें पता है हमें ही भोगने पड़ेंगे ये कर्म। और दूसरा जो आएगा, हमको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, हमने क्या सोचा, उसने हमारे संग ये खराब किया, अब हम भी उसके संग खराब करेंगे। जब हमारे पास ऐसी सोच आई तो आपने क्या किया, आपके पास माइनस था, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे, आपको खराब मिला। ठीक है, क्योंकि वो आपके कर्म थे, आपको खराब मिलना निश्चित था, आपको उसी टाइम पे जन्म मिला। बट आपने वापस रिटर्न में भी अपने क्रियमान कर्म खराब करके वापस में खराब कर दिया। और जब वापस में खराब करा तो आपके वापस से माइनस में चले गए। आपका जो बैंक बैलेंस प्लस हो सकता था वो आपने वापस माइनस कर दिया। तो कभी भी अगर आपके संग किसी की खराब एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आप ही के कर्म हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। दूसरा वाला जो है वो एक खाली निमित्त मात्र है, वो नहीं होता तो कोई और आता आपको दुख देने के लिए, पर आपके दुख लिखे हुए थे क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म ही ऐसे थे। पर आप अपने क्रियमान कर्मों को खराब ना करें, क्योंकि आने वाली लाइफ जो है आप उसको सुधार सकते हैं, आने वाला जो जन्म है आप उसको भी सुधार सकते हैं। तो क्रियमान करने के लिए हम टोटल लिबरल हैं। जैसा हम कर्म करेंगे हमारी आत्मा में वैसे ही सब जुड़ता जाएगा। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी हमको बहुत अच्छे से गाइड करती है कि हमें किस तरीके के कर्म करने चाहिए। ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज है हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की। ये हमें सबको आनी ही चाहिए, जिसे हम बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग है ये हमको पता ही होनी चाहिए। बहुत सारे लाइफ की मेजर इश्यूज खत्म हो जाएंगे। और इवन हम लोग तो बोलते हैं कि कुछ अगर आप पाप लेकर आए हो, हाँ, तो उनको भोग लीजिए, मत कीजिए उनका प्रायश्चित, आप उनको खुशी खुशी भोग लीजिए, ताकि वो यहीं पे एंड हो जाए, अगले जन्म के लिए कुछ फॉरवर्ड बचे ही नहीं। और प्रायश्चित करते हैं तो डेफिनेटली कम हो जाते हैं। पर एक तरीके के जो हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो पीपल के पेड़ की तरह होते हैं, यहाँ से काटोगे तो कहीं और से निकल जाएंगे। जो भगवान को देना है तो वो देना ही है। तो थोड़ा सा अपने आप पेशेंस लेवल को अच्छा कीजिए और एक्सपेक्टेशंस नील रखिए। आपकी लाइफ देखिए कितनी स्मूथ हो जाएगी। चलिए, अभी हम प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं, जो हमारी मास्टर क्लास का मेन टॉपिक है। अभी हम कुछ भी इस तरीके की वैसे नहीं करेंगे, हम जनरल नॉलेज के थ्रू हम प्लैनेट्स को समझेंगे। अगर आपके घर पे कोई आता है या आपके साथ में कोई 4 घंटा भी रहता है, तो आपको उसका बेसिक नेचर हल्का हल्का समझ में आ जाता है कि हाँ ये इस तरीके का बंदा है। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग भी आप लोग उसके प्लैनेट्स को समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई तत्व की कमी होगी या इम्बैलेंस होगी तो वो चीजें वो प्लैनेट खराब करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जैसे मैं सूर्य की बात करती हूँ, तो अगर कोई किसी के फादर के साथ अच्छे संबंध ना हो, किसी को बार बार गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होती हो, लिटिगेशंस में फंसता हो, या गवर्नमेंट से बार बार कोई प्रॉब्लम्स आती हो, उसके काम नहीं होते हों, बीच में अटक जाते हों, ठीक है, जिसको हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, आईज के अंदर प्रॉब्लम होती है, यानी कहीं ना कहीं आपका सूर्य वीक है। आपको सक्सेस उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी आप डिजर्व कर रहे हो, या फिर आपको उस चीज का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। आपने दुनिया के लिए बहुत किया, आपने अपने फैमिली के लिए बहुत काम किए, पर बदले में उसको आपको कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा है, आपको कोई भी बता ही नहीं रहा है कि यस थैंक यू आपने हमारे लिए काम किया। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपका सूर्य वीक है, यानी सूर्य के तत्व आपके अंदर अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता है हमको यश सम्मान नहीं मिल रहा होता है, तो बॉस के साथ जो है हमारी बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, ये सारे के सारे वीक सूर्य के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो अब कोई इंसान की जब हम बात करें या समझें, उसके संग बैठें, जब हमको इस तरीके की उसके साथ प्रॉब्लम लगे, तो हमको बाय डिफॉल्ट ही समझ जाना चाहिए कि इसका सूर्य खराब है, इसको सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब आया मंगल। मंगल चंद्रमा, सॉरी, चंद्रमा जो है एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट होता है। बट जब हम किसी इंसान के अंदर देखते हैं तो हम क्या चीजें देखते हैं?
जिसको अपनी मदर के साथ बहुत लगाव है, यानी उसका चंद्रमा थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, और जिनका अपनी माता के साथ सेटिंग नहीं बैठता है, या फिर जिनकी मदर बीमार रहती है। खासकर देखो, माता से लगाव प्राय मोस्टली सभी को होता है, पर जब जिनका खराब चंद्रमा होता है, उनकी माता की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसा वो नोटिस भी कर सकते हैं कि उनके जन्म के बाद उनकी माता की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होती जा रही है या वीक हुई है, या फिर जन्म के समय आप पूछेंगे तो वो बोलेंगी, यस, तुम्हारे जन्म के समय हमको बहुत इश्यूज हुए थे, बहुत हेल्थ इश्यूज हुए थे। तो यानी आपका चंद्रमा जो है वो खराब है। ठीक है। चंद्रमा जब खराब होता है तो आपका मेंटल पीस जो होता है वो खत्म हो जाता है, यानी आपको रात में ढंग से नींद नहीं आती है, क्योंकि मेंटल पीस नहीं है, यानी आपके अंदर चंद्रमा के तत्व अच्छे से नहीं पहुंचे हैं। जो बच्चे या बड़े भी, बड़ों में भी हम लोगों ने बहुत ये सिम्टम देखा है, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने काम पे, यानी काम को जितने जोश के साथ शुरू करेंगे ना, पर बीच में होते 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 सारा जोश ठंडा एंड होते होते उसको बीच में ही छोड़ देंगे, यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कोई काम पे ढंग से कंसंट्रेट होके बैठना नहीं आता है, यानी आपका चंद्रमा खराब है। जिनको कफ एंड कोल्ड के सीवियर इश्यूज हैं, बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है, तेज पंखा सूट नहीं करता है, साइनस के इश्यूज हैं, छाती में हमेशा कंजेशन होता ही रहता है, ये सब क्या है? ये सब खराब चंद्रमा के सिम्टम्स हैं। जब आपके संग कोई आपके पास या आपके घर में कोई आपको ऐसा दिखाई देता है जिनके अंदर ऐसे 2 या 3 सिम्पटम्स हैं, यानी कंफर्म समझ लीजिए उनका चंद्रमा खराब है। लास्ट में मैं 10 मिनट के अंदर इनकी रेमेडीज भी आपको बता दूँ, ठीक है? तो जब खराब मंगल होता है, यानी आपके जो अग्नि तत्व हैं आपके ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी मंगल अगर आपका खराब है तो बार बार आप कोर्ट कचहरी के लफड़ों में फंस जाते हैं। आपको प्रॉपर्टी से फायदा ही नहीं होता, आप प्रॉपर्टी लेते हैं, पता चलता है 6 महीने के बाद उस प्रॉपर्टी के दाम जो है वो गिर गए हैं, या फिर प्रॉपर्टी आपको पता है कि आपको मिल जाएगी, पर होते होते लास्ट डीड किसी और के साथ फाइनल हो जाती है, यानी प्रॉपर्टी से आपको जो फायदा होना चाहिए वो आपको नहीं होता। भाई बहनों के साथ जो है आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, खासकर जिनका मंगल खराब होता है, भाई बहनों को लेके प्रॉपर्टी के विवाद उनके घर में देखे ही गए हैं। ठीक है। तो एग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, आर्ग्यूमेंटिव बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में आसपास आपको कोई ऐसा दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनके अंदर मंगल के तत्व यानी अग्नि के जो फायर एलिमेंट्स हैं वो आपके बैलेंस नहीं है, उन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है। देखो, हर एक इंसान में सारे के सारे तत्व बैलेंस नहीं होते हैं। आपने मानव जीवन लिया है कुछ भोगने के लिए लिया है, खाली मजे करने के लिए किसी को मानव जीवन नहीं मिलता, वरना मोक्ष ही मिल जाता। यानी आपके कुछ बैलेंस आपके पास रह ही गए हैं, इसी के कारण आपको मानव जीवन मिला है, तो आपको कुछ ना कुछ तो भोगना ही है। तो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते, और जो अपने बैलेंस कर लेते हैं कर्मों से, वो बन जाते हैं संत महात्मा और सूदिंग लाइफ अपनी जीते हैं। पर एक आम इंसान बहुत मुश्किल है उसके लिए, पर वो लेकिन उनको मैनेज करना सीख सकता है। ठीक है। बुध, जब कोई जिसकी टंग क्लियर नहीं हो, बोलने में जिसको है ना प्रॉब्लम आती हो, हकला के बोलते हो, या फिर उनका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही वीक हो, जो अपनी बात उनको बोलनी है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, अच्छे से नहीं बोल पाते हो, तो इसका मतलब क्या है? आपका बुध यानी पृथ्वी तत्व में प्रॉब्लम आई हुई है, आपका बुध जो है वीक है, आपको याद अच्छे से नहीं रहता, मेमोरी के इश्यूज थोड़े थोड़े से आपके साथ हैं, यानी आपकी बुध जो है ठीक है नहीं है। ठीक है। तो जब इस तरीके का हमको दिखे, किसी को वोकल में इश्यूज है, कम्युनिकेशंस में इश्यूज है, बिजनेस का जो नेटवर्किंग है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यानी इनके बुध के एलिमेंट इनके पास ठीक तरीके से नहीं पहुंचे हुए हैं। ठीक है। गुरु, जुपिटर जब आपका खराब होता है, देखो जुपिटर हमारे ना सोलर सिस्टम का सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है, यानी सबसे अच्छे प्लैनेट में से जुपिटर को बोला गया है।
तो गुरु का खराब होना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को न्योता देना है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स एक तरफ, गुरु एक तरफ। देखो, वैसे तो सूर्य और चंद्रमा हमारी आत्मा और मन है, ये तो अपने आप बाय डिफॉल्ट, इनके बिना जीवन नहीं है। पर हम लोग ऐसा बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, अगर आपकी कुंडली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको दिखाई दे रही है, यानी काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, ये हेना तेना सब है आपके हॉरोस्कोप में, पर अगर आपका जुपिटर अच्छा है, ये देखो, ये ना लाख टके की बात है कि अगर ये वाला चीज हम समझ जाए ना, हमको आधी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। अगर बहुत सारे इश्यूज हैं हमारी हॉरोस्कोप में, बट हमारा जुपिटर अच्छा है हॉरोस्कोप में, तो हमें पता होता है कि इस कुंडली में उपाय लगेंगे इसको, यानी ये थोड़े से भी उपाय करेगा तो इसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका जुपिटर अच्छा है। जुपिटर हमारे पूर्वज भी हैं, जुपिटर हमारा गुरु भी है। जब वो हमारे साथ में होते हैं, उनका आशीर्वाद साथ में होता है, तो जो भी प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, क्योंकि जुपिटर जो होता है हमको गाइडेंस देता है। ठीक है, तो अच्छी अगर गाइडेंस मिलेगी, बाय डिफॉल्ट आपको कहीं ना कहीं से उपाय मिल जाएंगे। हमने हजारों केसेस में ऐसा देखा है, बहुत बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज हैं, बट उनका जुपिटर अच्छा है, उनको बाय डिफॉल्ट टाइम पे अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, टाइम पे अच्छा उनका इलाज हो जाता है और वो उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। क्योंकि जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो आपको प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे, बट जुपिटर को अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें तो एक सॉल्यूशन का रास्ता है, गाइडेंस है। तो इंसान को अगर अपनी स्मूथ लाइफ चाहिए ना, ताकि यानी कोई प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, मानव जीवन लिया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो अगर चाहिए हमको सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाए, तो क्या करना है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लो। जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो कहते हैं ना, फरिश्ते हमारे साथ। ठीक है, तो जिनका जुपिटर खराब होता है, उनके जो है अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, उनके साथ अच्छी नहीं बनती है। स्कूल में भी उन बच्चों के संग देखा जाएगा तो बहुत इश्यूज रहते हैं उनके साथ, टीचर्स वगैरह से उनका हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है, यानी आपका जुपिटर जो है ठीक नहीं। ठीक है, घर में जो है प्रॉस्पेरिटी अगर आती भी है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी खाली गुरु नहीं देते हैं, बहुत सारे प्लैनेट और भी हैं जो प्रॉस्पेरिटी देते हैं, बट जो गुरु प्रॉस्पेरिटी देता है ना, वो स्टेबल प्रॉस्पेरिटी देता है, यानी वो प्रॉस्पेरिटी ऐसी होती है जो हमको निरोगी भी रखती है। बहुत सारा धन हमारे पास आता है, पर साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। पर जुपिटर का आया हुआ धन स्मूथ होता है, जो प्रॉस्पेरिटी यानी सुख और समृद्धि दोनों साथ में देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा शुक्र। अब शुक्र यानी हमारा जल तत्व, ये हमारा जब सही नहीं होता है, तब आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। वैसे बुध वाले भी लेजी निकलते हैं, शुक्र वाले तो बहुत लेजी, मतलब 4 घंटा एक ही जगह पे उनको बिठा के रखोगे ना, वो बैठे रहेंगे। उनको सोफा पे ही पानी ला दो, सोफा पे ही खाना ला दो, वो अपने बर्तन रखने के लिए भी नहीं उठेंगे, वहीं पास में उधर ही ग्लास रख देंगे, फिर खाना आया तो वहीं पे खाने की वो रख देंगे। मतलब सोचेंगे कि जब हाँ 5 घंटे बाद उठेंगे तब रख देंगे साथ में। तो शुक्र वाला जिनका खराब है, उनके संग ये थोड़े से हाइजीनिक इश्यूज भी रहते हैं, अपनी बॉडी को बहुत नीटनेस या क्लेanलीनेस से नहीं रखते। और इसी के अपोजिट जिनका शुक्र अच्छा होगा ना, वो हमेशा, चाहे पैसा नहीं हो पर हमेशा टिप टॉप दिखाई देंगे, उनके पास से जाए भी जाएंगे ऐसा लगेगा कौन सा परफ्यूम लगा के निकले पता नहीं है, और जब भी जाएंगे एक बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ निकलते हैं घर में वो, क्योंकि उनका शुक्र का एलिमेंट जो है उनको फोकस करता है ये सब काम करने के लिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस लूंगी, बाद में लूंगी, तो हैंड डाउन कर लीजिए अभी। तो शुक्र के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके अंदर एक हाइजीन, लग्जरी, ये सब लेकर आते हैं। जिनका शुक्र अच्छा होगा ना, उनको बहुत लग्जरीज का शौक होता है, हर चीज नई पसंद होती है उनको, साफ सुथरी पसंद होती है, उनको थोड़ा सा शो ऑफ करना भी पसंद होता है। वैसे शो ऑफ चंद्रमा को भी पसंद है, बुध को भी पसंद है, पर शुक्र को सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो जिनमें आप इस तरीके के देखते हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखने में समझ में आ जाएंगे, पैसा नहीं है पर अपने आप को एकदम फुल टिंच दिखाना है, शोशा फुल चाहिए उनको, यानी उनका शुक्र एलिमेंट मस्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे शनि। शनि देखा जाए तो सबसे दूर के प्लैनेट है, सबसे
धीरे चलने वाले प्लैनेट है, उनका ऑर्बिट बहुत धीरे धीरे चलता है। तो ये जो हमको इफेक्ट देते हैं ना, लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स देते हैं। यानी अगर हमारा शनि खराब है तो वो लंबे समय के लिए हमको खराब चीज का फल देगा, क्योंकि ये शनि शनि धीरे धीरे वाले प्लैनेट्स हैं। तो इनके इफेक्ट्स जो है वो धीरे धीरे जाते हैं, और लंबे समय के, यानी डिजीज भी देंगे तो क्रॉनिक डिजीज देंगे, बहुत लंबे टाइम के लिए डिजीज चलेगी आपको, फिर खत्म होगी, क्योंकि शनि का नेचर ही वैसा है। तो शनि जो है वो वायु तत्व हमारा होल्ड करके रखते हैं। शनि जो है डिप्रेशन के भी कारक हैं। जो इंसान आप देखोगे, कोई आपके पास आता है ना जिसमें इतना जोश ही नहीं है यार, सब ठीक है, नीरस टाइप के होते हैं, वर्कॉलिक होते हैं, काम से ज्यादा मतलब, उनको थोड़ा सा मौज मस्ती के लिए बोल दो तो उनको लगता है अरे यार ये क्या बोल दिया, इससे तो बेटर हम ऑफिस ही चले जाते, इससे तो बेटर हम ये काम ही कर लेते। वर्कॉलिक होते हैं, यानी उनके अंदर जो शनि का एलिमेंट ज्यादा है, वो शनि से ज्यादा प्रेरित है। उनको ये जो शुक्र की मौज मस्ती है, बुध का जो हंसी मजाक है, चंद्रमा की जो सुंदरता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। शनि अपने आप में रहना पसंद करता है। जो लोग ज्यादा, जैसे 5 लोग बैठे हुए होंगे ना, जो शनि प्रधान वाले होंगे ना, आप देखेंगे कि वो 2 मिनट बैठेंगे, फिर उसके बाद वो अलग कुर्सी में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी, ये उनकी जो नेचर है ना, अलाउ नहीं करती है इतनी भीड़ भाड़ में बैठना, एकांत में बैठना पसंद है। इसी के कारण अगर शनि खराब होता है, उन लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है। तो शनि वाले जो होते हैं वो काम, अच्छा शनि खराब होगा तो आप देखेंगे कि आप लोग के उनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, उनके संग उनकी कभी भी नहीं जमती। घर की मेड के संग, घर के जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उन वालों के संग, ऑफिस में है तो उनके सबॉर्डिनेट्स के संग, फैक्ट्री में है तो वर्कर के संग, कभी भी सेटिंग ढंग से बैठती ही नहीं है। यानी आप समझ जाइए कि शनि के एलिमेंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए उपाय करने होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे राहु। राहु जो है, और कोई प्लेनेट नहीं होता ना राहु। राहु जो है, राहु कान का बहुत कच्चा है, यानी भ्रमित करने वाला। राहु के पास, आपके पास क्या है? सिर्फ आपका सर है उसके पास जो है बॉडी नहीं है। तो वो किस पे काम करता है? आपके दिमाग से काम करता है। ठीक है। तो वो अगर खराब करेगा तो किसको ज्यादा करेगा? आपके दिमाग को ज्यादा करेगा। तो अगर हम देखा जाए तो ताकतवर इंसान कौन है? जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है या फिर जिसके पास ज्यादा दिमाग है? तो हमको पता है जिसके पास ज्यादा दिमाग है वो इंसान ज्यादा ताकतवर है। खाली फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं काम चलता है। अगर किसी के पास मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वो दुनिया पे राज करना जानता है ना। तो राहु जो है आपकी दिमाग के संग खेलता है, आपको भ्रमित करता है। सच और गलत, इसमें आपको भ्रम हो जाता है, आप दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम लोग ऐसा देखते हैं ना, बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जिनके संगे ना, आपने कुछ बोला, उनको सच्चाई जानने की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया और उन्होंने मान लिया, यानी कान के कच्चे जिसे कहा जाता है, वो राहु प्रधान वाले हैं। उनको नहीं समझ में आता कि सही और गलत में क्या ठीक है। तो राहु वाले जो होते हैं बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रिलेशनशिप को खराब करती है। ठीक है। तो राहु वाले जो होते हैं उनकी कहा जाए, जैसे मैंने बोला दिमाग से काम करते हैं ना, दिमाग से खेलते हैं वो आपके, तो वो सच्चे भी नहीं होते। जो बच्चे को झूठ बोलने की बार बार आदत होती है, तब आप समझ जाइए कि उनका राहु खराब है। उनको राहु ठीक करने की बहुत जरूरत है। बचपन से ही थोड़ा सा इस पे वर्कआउट किया जाएगा तो बड़े होते होते तक उनकी ये हैबिट खत्म हो जाएगी। और राहु ठीक हो गया, राहु बैलेंस हो गया, आपकी लाइफ से आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। क्योंकि राहु एक शैडो प्लैनेट है, वो किसी के प्लैनेट के अंदर जाके उसके साथ काम कर सकता है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, धुआं है, कहीं पे भी जा सकता है। तो अगर आपका राहु ठीक है, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। ठीक। तो झूठ बोलना, बैक बिचिंग करना, दूसरों की बातों पे जल्दी विश्वास कर लेना, ये सब खराब राहु के लक्षण हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये देखना है किसी को बार बार मच्छर काटते हो, यानी जहरीले मच्छरों का काटना, आपका वहां पे इन्फेक्शन हो जाना,
ये मतलब आपका राहु ठीक नहीं है। किसी के कमरे में भी बार-बार काले कीड़े आते हों या जहरीले बार-बार इंसेक्ट्स आते हों, यानी उनका राहु ठीक नहीं है, ठीक है? तो ये राहु को जानने के सबसे ईज़ी सिम्पटम्स हैं ये वाले। तो राहु पे वर्कआउट करना ज़रूरी है। केतु केतु हमारे मोक्ष के कारक हैं। राहु से एकदम 180 डिग्री अपोजिट रहते हैं ये। केतु टोटल ही उनसे अपोजिट हैं, ये अलग तरीके से काम करते हैं। तो राहु जो है, हमने देखा कि ये झूठ, आपको बुद्धि भ्रमित उनका काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या है? आपका हेड है। और केतु के पास क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार उसके पास सिर्फ बॉडी है, उसके पास हेड नहीं है। तो उसके पास क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले अगर केतु खराब होगा तो आपका क्या करेगा? आपकी हेल्थ पे अटैक करेगा, ठीक है? और केतु के पास सर नहीं है, तो केतु जिसके पास साथ में बैठेगा तो क्या करेगा? वो उसका दिमाग ले लेगा। तो अगर केतु के संग कोई खराब प्लैनेट बैठ जाए तो क्या होगा? वो डेफिनेटली वो उसका दिमाग ले लेगा। यानी आपके पास स्ट्रेंथ भी आ गई और खराब दिमाग भी आ गया। इसलिए केतु और मंगल का कंजंक्शन, यानी केतु और मंगल किसी की भी हॉरोस्कोप में एक संग बैठे हुए होते हैं तो उसे अंगारक योग बोला जाता है। अंगारक मतलब अंगारों के समान। एक तो मंगल वैसे ही अग्नि तत्व, खुद ही जलता हुआ एक अंगारा है, ऊपर से साथ में केतु आ गया। केतु में उतनी ही स्ट्रेंथ है। और केतु भी अब क्या समझने लग गया अपने आप को, क्योंकि उसके पास तो दिमाग है नहीं, और वो जिसके संग बैठेगा उसका दिमाग ले लेगा। और वो भी अपने आप को क्या समझने लग गया? मंगल। यानी दो दो मंगल, तो कितना गर्म कर देगा। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। तो केतु मोक्ष का भी कारक है। जब आपको बहुत ज्यादा डिटैचमेंट महसूस होता है तो यानी आपका केतु एक्टिवेटेड है। आपको किसी भी चीज से लगाव नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब केतु खराब होता है तो आप जिस चीज को चाहेंगे ना, वो उस चीज को काट के ही रहेगा। आपको अगर पैसा चाहिए और आपका केतु खराब है, वो उस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, आप जितना पैसों के पीछे भागेंगे, केतु उतना ही उसको काटेगा। तो केतु को शांत करने का क्या उपाय है? केतु को शांत करने का है, अगर आपको पता चल जाए कि ये इस चीज के पीछे पड़ा हुआ है, वो हॉरोस्कोप देखने से समझ में आ जाता है। जिस भाव में वो केतु रहता है वो उस हिसाब से उस भाव को डिटैच करवाता ही करवाता है। अगर आपके धन भाव में केतु है, यानी आपके पैसों में इश्यूज करेगा। अगर आप पैसों को हमेशा जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे ना, वो उतना ही काटता जाएगा। आपका पैसा कहाँ निकलेगा आपको पता नहीं है। कभी आपकी हेल्थ पे निकल रहा है, कभी किसी की शादी पे निकल रहा है, कभी किसी के कुछ में निकल रहा है। आपका सेविंग्स होने ही नहीं देगा। और अगर आप उसको फ्लो में छोड़ दोगे कि ठीक है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो केतु शांत है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि केतु तो डिटैचमेंट चाहता है। अगर आपने धन से डिटैच कर लिया तो वो आपके धन को कुछ भी नहीं करेगा। यही सेवेंथ हाउस में जब केतु होता है, आपकी मैरिज से आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। आप अपने स्पाउस को जितना पकड़ के रखेंगे, जितना कंट्रोल करेंगे, जितना अपने साथ में रखने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही उसको आपसे दूर करने की, आपको उससे कष्ट दिलवाने की कोशिश करेगा, कट करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो केतु का सबसे अच्छा क्या है? केतु डिटैचमेंट है, फ्लो में छोड़ दीजिए, कोई मतलब उस चीज से मत रखिए। धीरे धीरे केतु अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे 7 प्लैनेट्स हैं। 7 के पास साथ में 2 राहु और केतु, जिनके बारे में हम कोर्स के अंदर डिटेल स्टडी करते हैं। ये तो जस्ट आज हम लोगों ने एक फ्रेंडली भाषा में जो इनके संग एक रिलेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं वो है। कुछ इनके संग में कुछ स्पेसिफिक चीजें जुड़ी हुई होती हैं, उनका हम डिस्कशन करते हैं, उनके अच्छे से नेचर को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एडवांस की तरफ, ताकि हमको पता चले कि अब ये हमारे संग कौन से इवेंट्स करवाने वाले हैं। क्या बेसिक, प्रॉपर बेसिक है हमारा। हालांकि उसमें आपको हम आधे पंडित बना देते हैं, जो आपके नॉर्मल पंडित होते हैं ना, उनसे ज्यादा नॉलेज आपको बेसिक कोर्स के अंदर ही आ जाती है। मैं आपको अभी कोर्स की डिटेल्स भी बताती हूँ। मैं कोर्स का, प्राची जी हम एक बार कोर्स का वो दिखा देते हैं, फिर मैं सबके क्वेश्चंस ले लेती हूँ। क्वेश्चंस मैं लूंगी। एक बार मैं आपको जो बेसिक कोर्स आ रहा है उसके बारे में डिटेल्स आपको समझा देती हूँ कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस लेते हैं।
तो ये हमारी 7 डेज की हमारी जो क्लासेस हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशिज हैं, उनके बारे में समझेंगे। 9 प्लैनेट्स के बारे में और डिटेल में समझेंगे। 12 हाउसेस के बारे में समझेंगे। हमारे 4 पिलर्स होते हैं लाइफ के: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपका कौन सा पिलर एक्टिवेटेड है, धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, वो हम समझेंगे, कैसे देख सकते हैं। कितने तरीके के साइंस होते हैं, कुछ योग है हमारे पास प्लानिटरी, वो समझेंगे। एलिमेंट्स क्या है, हमारी राशि कैसी देखी जाती है, हमारा पाया, हमारा नामकरण किस आधार पे होता है, और हमारे नाम के क्या अक्षर होने चाहिए थे। कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में सबसे अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, मूल त्रिकोण में है, यानी आपके लिए कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वो देख सकते हैं। आपके लिए कौन सा लकी कलर है, कौन सा कलर आपको नहीं पहनना चाहिए। कुछ चीजें प्लैनेट आपके लाइफ में हमेशा आपके लिए युग कारक बन के आएंगे, और कुछ प्लैनेट हमेशा आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स यानी अकारक बन के रहेंगे। तो वो प्लैनेट कौन से हैं जिनको हमें ठीक करना है, और कौन से प्लैनेट हैं जिनको हमें और स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत सारी चीजें, हमारे बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से प्लैनेट इफेक्ट डाल रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम बेसिक में ही सीख जाते हैं। तो ये 7 डे की क्लासेस हैं, मोस्टली इसमें हम लोग इतने सारी चीजें कवर अप कर लेते हैं। और आपको अगर लाइव आप कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ, तो बेस्ट है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, सब चीजें हैं उनके उसमें भी। पर आपको लाइव में जो मजा है वो आपको दूसरी क्लासेस में नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आप लोग लाइव अटेंड कीजिए, और जिनको इश्यूज हैं टाइमिंग वगैरह के, वो रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ओपन रहेगा, जिसके में आप डाउट्स अपने कर सकते हैं क्लियर। उसके साथ में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स भी देती हूँ उनकी क्लास में। हमारे पास कुंडलियाँ भी होती हैं जिन पे हम वर्कआउट करते हैं, और क्लास क्लास होते होते आप ही उन कुंडलियों के मुझे जवाब देते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मैंने बताया जिस तरीके से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट योगास, मांगलिक दोष, केंद्राधिपति दोष, काल सर्प दोष, इन सब के बारे में जो है हम समझते हैं। वैसे हमारी 31st को बहुत ही 30th अक्टूबर को हमारी एक बहुत ही बढ़िया क्लास आ रही है काल सर्प की। उस काल सर्प क्लास जो है हमारी 2.5 आवर्स की क्लास है हमारी ये। इस क्लास में हम सभी तरीके के काल सर्प योग के बारे में समझेंगे। अगर किसी को बेसिक का भी नॉलेज नहीं है, ये कोर्स उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि आप अपना हॉरोस्कोप खोलते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको काल सर्प योग है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मिथ चलते हैं काल सर्प योग के साथ, कि ये हमारी कुंडली में है या नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। पंडित हमारे संग उपाय करवा रहे हैं या हमें रिकमेंड कर रहे हैं हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस तरीके से इसकी पूजा होती है, कहाँ होती है, किस तरीके से हमें और जो है इसके प्रोसेस समझने चाहिए। 12 तरीके के काल सर्प योग पूरे हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे उस क्लास के अंदर। ठीक है। उस कोर्स की डिटेल भी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल ये बेसिक कोर्स की हमारी डिटेल्स हैं। इसकी फीस वगैरह जो है वो पेज भी आप दिखा दीजिए। लाइव जूम सेशंस होंगे आपके, मोस्टली 1.5 आवर्स की हमारी क्लास होती है। उसके अंदर 10 मिनट्स लास्ट हम आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, बाकी में हमारे कंटेंट्स चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होता है, आपके ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस वगैरह सब पूछ सकते हैं, उसमें भी मैं रिप्लाई करती रहती हूँ। हमारी ये क्लासेस शुरू होंगी 10 नवंबर से। टाइमिंग होगी 11:30 AM। 5 क्लास का ये हमारा है। और उसके बाद हमारा एनर्जी एक्सचेंज है, ये 1500 का। मोड ऑफ पेमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्कैन कोड और यूपीआई आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जो भी आप पेमेंट करते हैं प्लीज उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे 8130283244 इस पे आप जरूर से भेजें, तभी आप ग्रुप में ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज मिस आउट हो सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो इस क्लास में एनरोल करवा सकते हैं। मैम साथ ही में एक बार सभी को एडवांस एंड रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं, अच्छा, बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट कोई अगर कॉम्बो में लेना चाहे तो उसमें भी ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है। जैसे कि आपने देखा हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है।
इस प्राची जी, आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो है, या तो आपको माइक थोड़ा सा पास करना होगा। मैम अब क्लियर है? लाइट स्लो में है, पर मैम ऑडिबल मैं हो। रिजॉइन पर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं रिजॉइन करती हूँ। अच्छा, ठीक है। बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारा 5 डेज का है। इसका अमाउंट है 1500। एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये 17 to 18 डेज की क्लास होती है। इसका अमाउंट है 5100। और रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी, एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी मोस्टली बेसिक में हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं। एडवांस हमारी टोटल प्रिडिक्शंस के ऊपर है। इसके अंदर हम लोग आपके इवेंट्स, मैरिज, करियर, प्रोफेशन, मेडिकल, जो जो मेजर हमको ट्रांजिट चीज़ें चाहिए होती है, वो हम लोग सारी क्लियर करके हम एडवांस पे पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा लगभग 17 to 18 क्लासेस का रहता है कोर्स। और उसके बाद जो है हमारा रेमेडियल आता है। इसमें आपकी 14 टाइप्स ऑफ रेमेडीज हैं इंक्लूडेड, जो हम लगभग 7 डेज के अंदर ख़त्म करते हैं। डेली हमारी हर क्लास में 1 या 2 रेमेडीज के पैटर्न जो होते हैं हम समझते हैं। कौन से इंसान को किस तरीके की रेमेडीज करनी चाहिए हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, वो हम समझ जाते हैं। तो पूरा ये बेसिक, एडवांस और रेमेडियल होते होते हम लोग प्रोफेशनल पूरा हो सकते हैं। 6 महीना हम लोग बोलते हैं ये कोर्स में लग जाता है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे, फिर हम लोग बोलते हैं अब आप प्रिडिक्शन किसी और को भी दे सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत डेफिनेटली है, क्योंकि कोर्स जो है ये एक इतनी प्योर मॉडलिटी है। जब आप किसी को बताते हो तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होता है, तो पर उसके लिए थोड़ा सा मेहनत हमको लगती है। तो अगर हम लोग ये तीनों कोर्स का बंडल लेते हैं तो हमारा 9100 की जगह अमाउंट 8600 हो जाता है। ठीक है, जो ये बंडल लेना चाहते हैं वो बंडल भी ले सकते हैं। और जिनको लगता है अभी हमें बेसिक करना है तब हम बेसिक करेंगे, एडवांस करना है तो उसका फीस ये है, और जब उनको रेमेडियल करना है उनका फीस ये है। तो इसके बारे में और भी कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए तो प्राची जी के नंबर पर आप मैसेज करके उनसे इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आप इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, ताकि आपको कोई और जानकारी समझनी हो तो आप देख सकें इसे। यस मैम, आई होप अब मेरी वॉइस क्लियर है। जी। जी। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, आज हमने बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करी है। आप इसके फुल फ्लेज कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड यस, 30 तारीख को यानी कि परसों हमारी ये क्लास होने वाली है ऑन काल सर्प दोष एंड इट्स रेमेडीज। तो इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वी हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। अगर आप लोग बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप 1500 पे करके रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको काल सर्प योग जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा। तो 1500 में आप जो है दोनों ही कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का नंबर आपके स्क्रीन पे मेंशन है। स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। 8130283244 इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड गिवन है वो क्यूआर कोड भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो डू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर। ऑल्सो कालसर्प दोस्त के बारे में बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। 2 से ढाई घंटे की क्लास रहेगी, आपके डाउट्स कवर किए जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग, नोट, सभी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। जी। तो देखिए, प्राची जी ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर आप लोगों के संग निकाल दिया है कि बेसिक के साथ साथ आपको कालसर्प योग जो है वो भी करने को मिल जाएगा एक ही अमाउंट में। डेफिनेटली ये तो एक बहुत ही सुपर बोनंजा ऑफर है। ठीक है, प्राची जी मैं थोड़ा कोर्स को आगे करूँ? यस यस यस, लेट्स कंटिन्यू। ओके ओके, फाइन। तो हमने अभी समझे थे अपने एलिमेंट्स के बारे में, और हम किसी के नेचर के थ्रू हम अपने उन एलिमेंट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज है। अगर अभी हमको लगता है कि हमारे ये इसके साथ ये प्लैनेट के इश्यूज हैं, जैसे मैम ने सिम्टम्स बताया उसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि ये फील हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि 2 या 3 प्लैनेट के सिम्टम्स हमारे अंदर आप दिखाई दे जाते हैं, तो आप 2 और 3 प्लैनेट्स की भी रेमेडीज एक साथ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका सूर्य वीक है तो सूर्य भगवान को अर्घ्य यानी जल जरूर चढ़ाएं सुबह उनके बीज मंत्रों के संग। अगर चंद्रमा आपका वीक है
तो चंद्रमा का उपाय है कि आप चंद्रमा को शाम को, यानी जब पूर्णिमा आने वाली है उससे 5 दिन पहले, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक चंद्रमा को जल जरूर चढ़ाएं चांदी के वेसल से। सूर्य के लिए आप कॉपर वेसल यूज कीजिए, यानी को तांबे का लोटा, और चंद्रमा के लीजिए आप चांदी का लोटा या चांदी का कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। तो एकादशी से लेके पूर्णिमा 5 दिन चंद्रमा के बीज मंत्रों के साथ आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। 100% आपको 3 महीना के अंदर अंदर फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। मंगल अगर आपका खराब है तो आप अपने भाई बहनों के संग संबंध अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आप हनुमान जी की पूजा करके आप अपने मंगल को ठीक कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। अगर आपका बुध खराब है तो आपके कजन भाई बहनों के संग आप अपने संबंध अच्छे रखिए, तो उससे भी आपका जो है बुध अच्छा होगा। और आप किन्नरों की या फिर गणेश भगवान की पूजा कीजिए। किन्नरों को दान दीजिए और गणेश भगवान की पूजा कीजिए, आपका बुध अच्छा होगा। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आप थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या घी का दीपक जला के सुन भी सकते हैं। गुरु के बीज मंत्र का भी जाप करें। शुक्र अगर आपको खराब है तो हर शुक्रवार को सफेद गाय को रोटी में कुछ सफेद मीठा डाल के जरूर खिलाएं हर फ्राइडे को, इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। या फिर घर में वाइट खुशबू वाला पौधा रखें और उसमें डेली जल चढ़ाएं। वो फूल जितने खिलेंगे आपका शुक्र उतना ही अच्छा होगा। अगर आपका शनि खराब है तो हर सैटरडे शनि मंदिर में जाइए और तेल चढ़ाइए, सरसों का तेल। और या फिर आप मछलियों को दाना भी दे सकते हो शनि बीज मंत्र के संग। और अगर आपका राहु खराब है या केतु खराब है तो आप गुप्त दान कीजिए। ठीक है, मतलब उसको शो नहीं करना है, बताना नहीं है, अपना गुप्त दान करते रहिए, यानी अपनी इनकम में से 10% जरूर निकालिए दान करने के लिए। ये राहु और केतु के सबसे स्ट्रांग उपाय है। ठीक है, अभी आप लोग हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड, आज जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। जी, मीता जी का बहुत टाइम से हैंड रेज हो रहा है। जी मीता जी बोलिए, आप लोग अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैम बहुत अच्छा लगा। और मैम हमने आपका जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है ना, वो रिकॉर्डिंग वाला वो कोर्स हमने लिया है। गुड। वो उसमें उसमें हमें बहुत हेल्प हुआ है मैम। मैम मेरा सवाल है कि आपने बताया कि जब किसी भी प्लेनेट खराब हो तो खराब क्या प्लेनेट का कॉम्बस्ट होना या प्लेनेट का 6, 8, 12 पोजीशन में बैठना, ये या नीच का बैठना या शत्रु घर में बैठना, ये ये खराब है? सिम्टम्स हैं, यस यस डेफिनेटली आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यही देखा जाएगा। ओके। ठीक है। थैंक यू मैम। मैम मेरी क्वेश्चन था। ओके, नयन कथारे जी अनम्यूट कीजिए, नयन कथारे जी। मीता जी हैंड डाउन कर लीजिए। नयन कथारे जी आपका क्वेश्चन। हाँ जी मैडम, मेरा सन का ये चल रहा है और सन 7 राशि में है, सेकंड हाउस में, मीन्स खराब ही है, तो क्या करना चाहिए? देखो, तुला राशि का सूर्य जो है ना कभी कभी खराब फल नहीं भी देते हैं, बट ऐसे देखा जाए तो तुला राशि के हैं, सूर्य नीच के हैं तो खराब फल देते हैं। ठीक है, तो सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दीजिए और या फिर सूर्य बीज मंत्र का जाप एक माला जरूर कीजिए। सूर्य बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा क्या है, हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, तो इनके उपाय सबसे जल्दी लगने वाले हैं। और चंद्रमा कंजक्ट है बुध के साथ थर्ड हाउस में, वृश्चिक राशि में, तो हाँ, वो भी वो खराब ही नीच हो के गया। हैं, वो भी नीच के हुए वृश्चिक राशि में, तो हाँ, डेफिनेटली उनमें स्ट्रेंथ कम है, चंद्रमा को भी अच्छा करना चाहिए। तो कौन सा दिशा में अर्घ्य देना चाहिए चंद्र चंद्रमा को? जिस तरफ चंद्रमा दिखाई दे रहा है आपको उसी तरफ। ओके ओके, अच्छा साउथ में दिखाई दे रहा है, तो साउथ में करें। हम्म। और मैडम 8th हाउस में गुरु रिट्रो है एरिस राशि में,
तो वो भी खराब ही हो गया ना। 8th हाउस में जुपिटर अच्छे नहीं होते हैं, हालांकि वो आपको ऑकल्ट साइंस से जोड़ते हैं। गुरु 8th हाउस में होना यानी आपको गुप्त विद्याओं से जोड़ना है, तो उसको आप मेडिटेशन के थ्रू अच्छा कर सकते हैं। मेडिटेशन। बिल्कुल रिट्रो है, चलेगा ना? चलेगा। थैंक यू। ओके, बहुत। रानी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, जी नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। मैम, जैसा आपने बताया कि शनि के बारे में बताया, तो शनि अगर चंद्रमा के साथ छठवें घर में है तो उसका क्या असर है, और चंद्रमा अगर उच्च का है तो? देखो, ऐसे देखा जाए तो शनि और चंद्रमा की जो कंजंक्शन है वो बहुत अच्छी कंजंक्शन में नहीं आती है, इसे विषयोग भी कहा जाता है। इससे हाँ, मेजरली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चंद्रमा को। ठीक है, तो चंद्रमा को हाँ। स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहिए। उसका क्या तरीका, सिर्फ वो जल चढ़ाना ही है, और भी कोई एकादशी से सोल्यूशन है? पूर्णिमा जल चढ़ाइए, 3 महीना करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और केतु 8वें घर में हो इसके साथ में, 8वें तो घर में मुक्ति का शनि, मार्ग? चंद्रमा और केतु तीनों है। नहीं नहीं, 8वें घर में केवल केतु हो तो तो क्या कहा जाएगा उसको? 8वें घर में केतु ठीक है। मुक्ति, हम्म। मुक्ति का मार्ग होता है। हम्म। और लग्न में गुरु हो तो गुरु तो सहयोग करेंगे ना, चंद्रमा का बिल्कुल अगर डेफिनेटली शनि है करेंगे, उसके साथ। डेफिनेटली करेंगे। गुरु लग्न में गुरु हमेशा सहयोग करते हैं। ओके। और राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होते हैं, तो क्या मानते हैं उसको? उसी को ही काल सर्प योग कहा जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। लतिका जी। हाँ जी, नमस्ते। जी बोलिए। मेरे लग्न में सेकंड हाउस, मतलब लग्न चार्ट में सेकंड हाउस में 5th राशि है लियो, और उसमें आई हैव गॉट सैटर्न, वीनस एंड मर्क्यूरी। हम्म। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का क्या मतलब, अच्छा है, गलत है, बुरा है, ये समझ में नहीं आया। और सैटर्न और वीनस दोनों साथ में है, तो इसका क्या असर रहेगा? आपने एस्ट्रोलॉजी पहले समझा हुआ है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट है। तो देखिए, इसके लिए ना थोड़ा सा डिटेल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसका मतलब समझ पाएंगे। क्योंकि ये तो, अगर मैं इसका मतलब समझाऊंगी तो यानी ये पूरा एक एक लेक्चर जितना बड़ा टॉपिक है ये, है ना। क्योंकि सबके पहले हमको सिम्टम समझने पड़ते हैं, उनका नेचर समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छा, अगर आप बेसिक करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये मैं अभी 2 मिनट के अंदर इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे सूर्य के बारे में, आपको शनि के बारे में, शुक्र के बारे में, बुध के बारे में सबको समझाना पड़ेगा। मतलब अच्छा है या बुरा है, एटलीस्ट ये तो डिपेंड, बताइए। एक ये खाली एक चीज से नहीं कर सकते, इसके पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। अच्छा, और थर्ड हाउस में ये जेमिनी, थर्ड देखो, में मैं सन एंड। लतिका जी आपको नहीं, सभी को बोल रही हूँ। खाली कुंडली में एक घर में एक प्लैनेट को देख के कभी भी कोई प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकती हूँ, ना कोई और भी नहीं कर सकता है। एक ये जनरल बात है, कुछ चीजें जनरल है, पर कौन सी राशि में कहाँ बैठा है, बाकी प्लैनेट कहाँ बैठ रहे हैं, कौन सी किसकी दृष्टि पड़ रही है, कौन किसको देख रहा है, क्या दशा चल रही है, ये सब चीजें डिसाइड करती है। अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ कि ये इस तरीके है, तो मुझे ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, और यही चीजें मैं हेलो। सिखाती हूँ। हाँ मैडम, मैं निर्जिरा मैडम का तो थर्ड से शुरू हो रहा है ना, बुट कैंप? किसी का माइक ऑन है हाँ, प्लीज? वो भी किया है मैंने। और हाँ बोलिए लतिका जी। एटलीस्ट 5 नवंबर। एक सर टाइमिंग क्या रहेगा? कि ये 12th हाउस में मार्स एंड ओहो, जुपिटर साथ में है, नाइस। तो क्या मैं ठीक है। मांगी? और इन, क्या वापस क्या बोल रहे हैं? हाँ वो तो है, एक लेकिन सेकंड मैं देखती हूँ ठीक किसका है, अभी ऑन है मेरा। माइक। बोलिए लतिका जी। लतिका जी बोलिए।
कृतिका जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, वो 12th हाउस में मार्स और जुपिटर दोनों साथ में है, तो क्या मैं मांगलिक हूँ या हाँ नहीं हूँ? काउंट होंगे, मांगलिक काउंट होंगे जुपिटर साथ में है फिर भी, फिर भी। क्योंकि वो जुपिटर का खुद का हाउस बोल रहे हैं ना। हाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मांगलिक में उसका कोई रूल नहीं है। अच्छा, ठीक जी। है। ऐसा कुछ है जुपिटर मांगलिक में ज्यादा हाई मांगलिक है या फिर लो हाँ मांगलिक है? डेफिनेटली डेफिनेटली होता है, होता है। अच्छा। मांगलिक का भी हम लोग एक दिन का या 2 दिन का लेक्चर लेकर आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। एनके जी का मैसेज था कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। एनके जी नैन कथारे जी ही हैं क्या? आई डोंट नो। प्लीज जिनके क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी एनके जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो मैंने रिटर्न में दिया था वही है। मैं अकल्ट की स्टडीज करना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है जो मैं कर नहीं पाती। मैं एनरोलमेंट भी करा लूँ, पेमेंट भी कर दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मैं स्टडी नहीं कर पाती और वो रीजन देखो जाना। बहुत बार, देखो एक तो सेल्फ असेसमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना देखें कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, है ना। और हम्म, दूसरा बात, बार बार ऐसा इश्यूज हो रहे हैं कि आपका कोई ना कोई मतलब ऐसा रीजन है जो अनअवॉइडेबल है, आप नहीं उसके कारण कोई कोर्स अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बोलते हैं जब भी कोई आप इस तरीके के कोर्स करते हैं तो 2-3 चीजों को साथ में लेके शुरू कीजिए। हम जब भी कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो पहले गणेश भगवान को याद करते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे या जिन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग्स देखी होगी तो वो हमेशा देखेंगे मेरी फर्स्ट क्लास में गणेश वंदना होती ही होती है। क्योंकि हम बोलते हैं गणेश जी जो है वो ऑब्स्टेकल्स को खत्म करते हैं, यानी हम जो भी कोई काम शुरू कर रहे हैं उसको बिना विघ्न के पूरा करें। फिर मेरी हर जी। क्लास में आप देखेंगे कि सरस्वती वंदना होती ही होती है। तो जब भी आप कोई भी विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो पहले सरस्वती जी से प्रार्थना कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए, उनका आशीर्वाद लेके आप कोर्स को स्टार्ट करेंगे। 100% आपका कोर्स पूरा ही होगा। तो इस बार जो है आप इस तरीके से करके स्टार्ट करके देखिए कि कोर्स पूरा अभी होता है जो या नहीं मैंने होता। आपकी गाइडलाइंस, जैसे आपने जो क्लास आज ली, उससे थोड़ा बहुत जो समझा उसके हिसाब से, जैसे जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना आपने कहा किसी भी कार्य के लिए, मेरा जुपिटर प्लस केतु एक ही हाउस में है और 4th हाउस में है। क्या ये रीजन तो नहीं है? नहीं, जुपिटर कि केतु जिस तरह खुद आपने होते हैं, कहा ठीक है। डिटैचमेंट कराता है केतु, तो जुपिटर मीन्स, जैसे आपने कहा, पढ़ाई प्लस केतु मीन्स डिटैचमेंट। क्या इसीलिए मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया? क्योंकि नहीं, मुझे मैंने एस्ट्रोलॉजी देखो का एक ज्ञान और बात भी नहीं है। बोली कि केतु के पास सर नहीं है, वो जिस प्लैनेट के संग बैठेगा उसके जैसा हो जाएगा, है ना। जी। तो जुपिटर क्या है? विद्या। अब जी। केतु भी अपने आप को क्या समझने लगा? विद्या। तो हम्म। जुपिटर एक केतु एक स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एक अच्छा योग है। तो प्लीज क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि वाकई में मैं अकल्ट में स्टेप कर पाऊँ। बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना प्रॉपर कुछ तरीके से अड़चनें स्टार्ट ऐसी कीजिए, आती हैं। प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कीजिए कोई भी कोर्स को, डेफिनेटली कोर्स होगा। मैम, कोशिश तो रहती है, काफी सालों से रह रही है, लेकिन सच में हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए आपसे जो नॉलेज आज मैंने एस्ट्रो में ली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कभी मैंने पढ़ी नहीं है, उसी से समझा और उसी से क्वेश्चन आया। मैंने कहा एक बार पूछ लेना ज्यादा बेटर है, एक टीचर ही सही गाइडेंस दे सकते हैं। नहीं नहीं, आप स्टार्ट कीजिए ढंग से,
गणेश जी को याद करके, सरस्वती जी को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद करके, गुरुदेव को याद करके स्टार्ट कीजिए। 100% कोर्स पूरा होगा। एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। आप भी एक गुरु ही हैं जिनकी क्लास में मैं हूँ। मैं अब तक बहुत कोशिश की कि गुरुओं से मेरा संबंध अच्छा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ करके क्लैशेस हो जाते हैं। हम्म। जिससे मुझे कभी समझ नहीं आया, जो ज्ञान मुझे चाहिए वो मिल नहीं पाता। नहीं नहीं, हो सकता है कुछ समय इस तरीके का चल रहा हो जिसके कारण आपको ये इश्यू हो रहे हैं। लाइफ में एक फेस होते हैं, सब कुछ होता है, पर अगर कुछ देखिए, सोचा है उसी तो उसके उसी लिए वर्क क्लास कर रहे हैं, में डेफिनेटली मिलेगा वो। उसी क्लास में मैं भी हूँ, उसी क्लास में मेरे क्लासमेट्स भी हैं। हम्म। तो ऐसा होता है कि वो अ, वो प्रॉपर जो ध्यान और शिक्षा है, वो शायद मैं नहीं पा पाती और दूसरे पा लेते हैं। तो वो हमेशा मुझे थोड़ा-सा अंदर से चुभता है। हम्म, 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 कुछ तो है ऐसा जो मेरी समझ के बाहर है। हाँ, एक तो कंपेयर करिए ही मत, भूल नहीं, जाइए कम कंपैरिजन। मैम कंपेयर की बात नहीं है। कुछ कई बार होता है ना, एक जगह ऐसा हो, दूसरी जगह हो, तीसरी जगह हो, फिर आपके मन में वो बात आती है। हो सकता है। तो ये क्या कारण होता होगा वो मैं जानना चाहती रीजन मतलब आपको क्या लगता है, आपका एफर्ट पूरा है बट बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है? हूँ। मैम मैं क्या ये आपको नहीं कह लगता रही है कि ऐसा कि आप अपना एफर्ट देने में कुछ कमी कर पा रहे हैं? मैम बात एफर्ट की नहीं हो रही, बात ये है कि उसी कक्षा में आप भी हैं, उसी कक्षा में दूसरे लोग भी हैं। आपको ज्ञान भी है, आप कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को जवाब देने की, लेकिन आपकी तरफ शायद गुरु का ध्यान नहीं है हाँ या हाँ हाँ। कुछ और बात है। कई बार कुछ ऐसा होता ऐसा है है जो जुपिटर और मतलब केतु, आपने आंटी और जैसे मेरी बोले ना बॉन्डिंग नहीं हो साथ में पा हैं, रही। तो कई बार होता है जुपिटर केतु महाज्ञानी बना देता है, तो ज्ञानी को ज्ञान देना बहुत मुश्किल है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसा भी है। है ना? तो ज्ञानी को ज्ञान देना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट हुई तभी बोला, जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी चीजें मुझे फीड करनी है, वो मेरे हिसाब से फीड होगी। और जिनके पास ज्ञान है वो उनको देना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, उनको इस मतलब संग कोरे उसको कागज पे मैनेज लिखना करना, आसान है। उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। सही कहा आपने। थैंक यू। क्या? चलिए, सरिता जी। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते। दीदी मैं बोल रही हूँ, आप ये कोर्स सिखा रहे एस्ट्रोलॉजी का ऑनलाइन? क्या बोल रहे हैं? आप ऑनलाइन सिखाते हो क्या एस्ट्रोलॉजी का कोर्स? हाँ, बस अभी हमारा क्लास स्टार्ट होगा ना। क्लास स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 नवंबर से। हाँ हाँ। तो दीदी कौन से टॉपिक पे होगी, कौन सा विषय रहेगा? एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ, तो दीदी कुंडली आपके देखना। चार्जेस क्या है? दीदी 1500 चार्जेस है क्या है? हमारे क्लासेस के। 1500? हम्म। और अगर आप अभी रजिस्टर 1500। करवाते हैं तो आपको 30 तारीख की होने वाली काल सर्प दोष की क्लास टोटली इसके साथ में फ्री मिलेगी। दीदी फिर वो 30 अक्टूबर में है या नवंबर में है? ये तो अभी 30 अक्टूबर, परसों परसों तरसों ही तो क्लास है। आज 28 है ना, हाँ 29 हाँ। 30। तो 1500 करवा दीदी। देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास। अगर हाँ आपको हाँ। मेरा पैटर्न समझना है कि मैं किस तरीके से करती हूँ, उसके बाद आपको समझना है कि हम बेसिक में जाएं कि नहीं जाएं, तो आप 351 देकर कोर्स में एनरोल करवाइए। काल सर्प दोष की क्लास में एडमिशन लीजिए, आपको मेरा पढ़ाने का पैटर्न समझ में आ जाएगा। वही पैटर्न जो है हमारी आगे की क्लासेस में रहता है। अगर आपको लगता है यस मेरी बताई हुई बातें आपके दिमाग में जा रही हैं, तब आप आगे के कोर्स में एनरोल कीजिए। अदरवाइज आप वो काल सर्प योग वाले कोर्स पे ही स्टॉप हो जाइए। जब आपको लगता है कि नहीं हमारे दिमाग में नहीं घुस पा रहा है, तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाइएगा। दीदी वो फिर काल सर्प वाली एक ही दिन क्लास रहेगी क्या? वो एक ही दिन की क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास है, एक ही दिन की क्लास है।
हाँ हाँ, तो जी बताया आपने बहुत है, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं क्या आप बोल रहे थे। एस्ट्रोलॉजी में तो मेरे को भी बचपन से रुचि है, लेकिन दीदी आपने जो बताया कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, वो कभी पढ़ा नहीं, वो सब मैंने आज बहुत अच्छी जानकारी दी हाँ आपने तो तो। वही तो हम पढ़ाएंगे, जो चीज नहीं पढ़ी हुई है उसको पढ़ने में ही मजा है। हाँ फिर दीदी जो आप बोल रहे हो 10 से दीदी वो कितने दिन का रहेगा? जी, वो कितने दिन का रहेगा आप जो बोल रहे हो वेस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी? 7 डेज का कोर्स है हमारा। 7 या 5 डेज में हम कंप्लीट करवाएंगे। 5 डेज का रैपिड है हाँ ये हाँ, हमारा, 5 डेज में कंप्लीट करवाएंगे। दीदी सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? आपको सर्टिफिकेट भी जी देते ना? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, और दीदी उसका टाइम क्या रहेगा? सुबह 11:30 रहेगा। सारा का सारा फ्लायर जो है, अगर आप डिवाइन ग्रेस से जुड़े हुए हों, वो आपका फ्लोट हो जाएगा। 11:30 मॉर्निंग में क्लास रहेगी, जो अप्रॉक्स 1 o'clock तक चलती है, जैसे आज हमारा वेबिनार था वैसे ही। हम्म। फिर वो मैं क्या बोल रही थी आपको दीदी, वैदिक ज्योतिष में दीदी क्या क्या सिखाओगे आप? जैसे वो 7 दिन कोर्स का के रहेगा। कंटेंट्स आपको जो है हम उसमें भेज देंगे, व्हाट्सएप में भेजे जा चुके हैं। हम्म। सीखना है दीदी मेरे को भी। दीदी हस्तरेखा वगैरह भी सिखाते हो क्या आप? नहीं नहीं हस्तरेखा नहीं, न्यूमरोलॉजी? नहीं। ठीक है दीदी। ठीक है। थैंक यू दीदी। ओके। नीति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरे ना 9वें घर में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, तो ये कैसा योग है? देखिए, ऐसे देखा जाए तो ये गुरु चंडाल योग होता है। ठीक है। तो राहु हालांकि गुरु को भ्रमित करता है, इसमें गुरु को थोड़े से इश्यूज होते हैं साथ में। बट लेकिन 9वें घर में होने के कारण राहु में बहुत पवित्रता आ जाती है, गुरु की पवित्रता भी इस घर में स्ट्रांग हो जाती है। तो 9वें घर का चंडाल योग इतना खराब नहीं होता। ये आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, मंत्र सिद्धि में बहुत आगे तक ले जा सकता है। अच्छा मैम, ये जो आपका ये जो दूसरा कोर्स आ रहा है कालसर्प योग का, तो मैम इसकी पेमेंट कैसे करनी है? वही आपके पास जो स्कैन कोड जो है या नंबर जो है, उसी पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और मैम इसके बाद हम वैदिक का करना चाहते तब पेमेंट का क्या हाँ हिसाब कर होगा? सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो कितनी जाएगी तब? हम्म। अलग अलग जाएगी दोनों की मतलब? हाँ, ये अगर देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले कालसर्प योग में एनरोल करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है ये पैटर्न से हमको समझ में आ रहा है, सब कुछ पता चला, फिर आप आगे बेसिक में भी करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं, हमें तो बेसिक करना ही करना है, तो फिर आप अपना लॉस मत करवाइए, आप बेसिक में एनरोल करवा लीजिए। बाय डिफॉल्ट आप कालसर्प में भी एनरोल हो जाएंगे। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। मीता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम मैं तो पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर कर लिया। तो मैम अगर मैं कालसर्प योग का कोर्स हाँ, लेना उसकी चाहूँ, पेमेंट अलग करनी होगी। ये उसका अभी पेमेंट का अलग? ऑफर है। यस। अच्छा मैम। मैम और एक सवाल है। मेरा सप्तम भाव में शनि और चंद्र है, और लग्न में गुरु है। तो इसलिए हमारे शादी में बहुत अ, अड़चन हो रही है। और जो मैम पार्टनरशिप जो बिजनेस हम कर रहे हैं, करते पहले करते थे, उसमें भी अड़चन हो रही है कि वो हमें बहुत तकलीफें दे रहे थे। तो इसलिए हम अकेला ही हम बिजनेस लेके जा रहे हैं। तो क्या मैम सही डिसीजन है? कर सकते हो, और साथ में जो है थोड़े से शनि के दान कीजिए और जुपिटर को स्ट्रांग कीजिए। अच्छा। और मंगल भी हमारा कॉम्बस्ट है 4th हाउस में। वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है शनि चंद्र का जो विष योग है। शनि का दान करनी है और गुरु का स्ट्रॉन्ग करना है। जी। थैंक यू मैम। ओके। पूजा जी। हाय मैम, कैसे हो? गुड गुड एंड गुड। मैम मेरा मेरा क्वेश्चन तो यही है, क्लास आपकी बहुत अच्छी लगी। मतलब कुछ नया सीखने को मिला। तो मैम रेमडीज भी देंगे आप बेसिक में? क्या? रेमडीज क्या बोल रहे हैं? इसमें बेसिक में? हाँ, बेसिक में। हाँ, रेमडीज हैं आपकी? नो 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 नो, बेसिक में रेमेडीज नहीं है।
ओके, ओनली बेसिक है ना। बेसिक। चलो काल सर्पदोष की कर लूंगी फिर मैं। ओके, थैंक यू। चलिए, मोस्टली सबकी क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो मैडम आज काल का, सर्प के भी 11:30 को ही है ना? हाँ, ये ओके। टाइम पे यस, और मैडम परसों मेरा कुछ राहु टाइम 10th में है तो चलेगा? चलेगा। हाँ, बिल्कुल चलेगा। कहीं ना कहीं तो ये 9 ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही बैठेंगे। हाँ, एविएशन में है तो चल जाएगा ना राहु, हाँ बिल्कुल। तीसरी राशि में है। हाँ हाँ, उच्च के हैं, अच्छे हैं। कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम, सी ओके, यू ऑन थैंक यू सो 10th। मच। बाय बाय। थैंक यू ऑल। बाय। मिलते थैंक यू सो हैं मच 30 एवरीबॉडी। अक्टूबर को कालसर्प दोष में, और उसके बाद 10 नवंबर को बेसिक के कोर्स में जो हमारा रेगुलर चलेगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीबॉडी। डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर, डिटेल्स आपके ग्रुप में हमने भेज दी हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी यहाँ पे मैं एक बार चार्ट कॉलम में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय।